हो गया। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं श्योर सक्सेस के इस प्लेटफॉर्म पे रवि कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं। और जैसे कि आपको पता होगा कि पिछले क्लास में हमने जो एनसीईआरटी की श्रृंखला स्टार्ट की थी, उनमें वैदिक काल को हमने समाप्त कर लिया था। एनसीईआरटी पर आधारित हमने जो टॉपिक स्टार्ट किए हैं उनमें वैदिक काल आपको समाप्त हो चुके हैं। आज हम जिस टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं वो महाजनपद काल है। हम किस आधार पर पढ़ रहे हैं, किस बेस को लेकर के पढ़ रहे हैं? तो जो आपका वैदिक काल है वो लगभग जितने भी एनसीईआरटी मतलब 6 क्लास के एनसीईआरटी में मिल जाएंगे, फिर 11th में मिल जाएंगे, ये दोनों को एक साथ कंपाइल कर दिया गया है। तो आपको एक अच्छा बेहतरीन पढ़ने में समझ में आ सकती है, आसानी हो जाती है पढ़ने में। और इसके बाद आप क्या करेंगे कि आप कोई भी एनसीईआरटी निकाल करके, ओल्ड हो या न्यू हो, उसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आसानी से आ जाएगा। तो एक तरह से आपको पढ़ने में आसानी हो जाएगी। और जो भी फैक्ट आपको हम जब लिखते हैं बोर्ड पे, तो उसको आप लिखिए और लिख करके आसानी से अपने कॉपी में उसे कट पेस्ट करिए। लिखने और पढ़ने में फिर आपको सहूलियत हो जाएगी। तो आते हैं, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं महाजनपद काल। महाजनपद काल महाजनपद काल। महाजनपद कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे वैदिक काल आप देख रहे हैं, तो वैदिक काल में जो प्रशासन की सबसे प्रमुख इकाई जो होती थी, सबसे छोटी इकाई जो होती थी, वो परिवार होता था। परिवार। और परिवार से यहाँ ग्राम बनते थे, और ग्राम से फिर विश्व बने, विश्व से जन बने, और जन से जनपद बने। तो परिवार सबसे छोटी इकाई होती थी प्रशासन की, उसके बाद ग्राम, ग्राम से विश्व, और विश्व से जन, जन से जनपद। और यही जनपद एक साथ जब बड़े हुए तो इसे महाजनपद की संज्ञा दी जाने लगे। यानी जनपद को फिर आगे जाकर के महाजनपद कहे जाने लगा। इन सब के कुछ न कुछ प्रमुख होते थे। जैसे परिवार के प्रमुख को कुलप कहा जाता था, कुलप कहा जाता था। ग्राम के प्रमुख को ग्रामिणी कहा जाता था, ग्रामिणी कहा जाता था। विश्व के विश्वपति के नाम से जानते थे, विश्वपति के नाम से जानते थे। वहीं जन के जनपति, जनपति या राजा प्रमुख हुआ करता था। और जनपद में राजा या सम्राट जैसे चीजों की कल्पना होने लगी थी। मतलब राजा अब उपाधि लेने लगे थे, ये कल्पना किया गया था। महाजनपद आते आते और भी विस्तृत चर्चा होने लगी थी। मतलब यहाँ पर उपाधि धारण करने लगे थे लोग। अपने आप, जो लोग होते थे यहाँ के, जो राजा होते थे, वो अपने आप को उपाधि या अलग अलग चीज़ों से सम्मानित करना शुरू कर दिए थे। मतलब महाजनपद एक विस्तृत चर्चा है। तो आपको याद होगा, परिवार, परिवार से ग्राम, विश्व से जन, जन से जनपद। महाजनपद कहने का मतलब हुआ कि वर्तमान में राज्य जैसी कोई कल्पना है तो उस पर चर्चा की गई है। यानी महाजनपद को राज्य की अवधारणा और इनकी एक राजधानी हुआ करती थी। जैसे वर्तमान में भी राजधानी होती है, तो महाजनपद में भी राजधानी हुआ करती थी। जैसे आप देखेंगे गांधार, तो गांधार, उसके बाद आप देख लीजिए गांधार के बाद कंबोज देख लीजिए, जिसकी राजधानी हाटक या राजपुर हुआ करती थी। गांधार जिसकी राजधानी तक्षशिला हुआ करती थी, जहाँ के चाणक्य प्रमुख थे। तो ये जो प्रमुख घटना है, यानी महाजनपद जो बातचीत किया जा रहा है, वो राज्य को लेकर कर रहा है, और जिसकी कुछ न कुछ राजधानियां हुआ करती थी। तो आपको बेसिक कंप्लीट हुआ होगा। प्रशासन की जो सबसे इकाई वैदिक काल से ही चलते आ रहा है, वो परिवार होता था। और परिवार के जो प्रमुख व्यक्ति हुआ करते थे, उनको कुलप कहा जाता था। परिवार के प्रमुख व्यक्ति को कुलप। उस तरह से ग्रामणी फिर हुए, और ग्राम के प्रमुख को ग्रामणी, फिर विश्व, और विश्व के प्रमुख को विश्वपति के नाम से जाना। विश्व शब्द जो है ना, ये एक तरह से ब्लॉक स्तर पर आ जाते हैं। जैसे कभी कभी तकलीफ होती है समझने में कि विश्व किस स्तर पर आएंगे प्रशासन की, तो ये ब्लॉक स्तर पर आ जाएंगे। और ये जो जन है, तो ब्लॉक से थोड़ी बड़ी कल्पना कर सकते हैं। तो जन थोड़ी सी बड़ी हो जाती है ब्लॉक स्तर से, और जनपद एक जिला जैसी चीज़ों के बारे में आ जाएगा। तो ये जिला जैसे चीज़ों के बारे में जानकारी देगा। तो ये घटना रहेगी, और ये राज्य को, महाजनपद राज्य को आएगा। तो ये
एक तरह से बेसिक कुछ पॉइंट है जो आपको जानकारी होने चाहिए। महाजनपद के बारे में जो मुख्य रूप से जानकारी के सोर्स हैं वो दो जगह से हमें प्राप्त होते हैं। तो महाजनपद में जो जानकारी के सोर्स हैं वो दो जगह हैं। महाजनपद के जानकारी के स्रोत, एक तो इस समय आपको पता होगा कि धीरे धीरे जो धार्मिक व्यवस्था है उनमें परिवर्तन होने लगी थे, और धार्मिक व्यवस्था में आपको पता है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय होने लगा। तो बौद्धों ने अपनी फिलॉसफी रखी, जैन ने अपनी दर्शन शास्त्र रखा, और दोनों ने अलग विचारधारा प्रस्तुत करते हुए उस समय की जो वर्तमान परिस्थिति है, जैसे वैदिक काल की परिस्थिति है जो धार्मिक कर्मकांड पर आधारित है, उन परिस्थितियों को अलग करने का प्रयास किया। तो बौद्ध और जैन के जो दर्शन है धार्मिक कर्मकांड न होकर के वर्तमान और यथार्थवादी जीवन पर आधारित थे। मतलब यथार्थवादी कहने का मतलब यह हुआ कि वास्तविकता पर आधारित थे, यानी इस लोक पर केंद्रित थी। परलोक जैसी व्यवस्था पर कोई चर्चा नहीं थी। जैसे आप बौद्ध से किसी व्यक्ति ने एक बार पूछा कि क्या आत्मा और परमात्मा जैसी कोई बातचीत होती है, तो उन्होंने इन सब चीज़ों पर कोई विचार विमर्श या अपने मत को प्रकट नहीं किया। हालांकि उन्होंने संकेत अवश्य किया था कि आत्मा और परमात्मा जैसी कोई चर्चा है नहीं। कहने का ये मतलब हुआ कि जो धार्मिक कर्मकांड वैदिक काल से चलते आ रहा है उन धार्मिक कर्मकांड को खंडन किया गया और एक नए अध्याय जोड़ा गया। तो उसी अध्याय में जो महाजनपद काल है उसका वर्णन किया जाता है। महाजनपद को द्वितीय नगरीकरण की संज्ञा भी दी जाती है। द्वितीय नगरीकरण क्यों कहते हैं? क्योंकि इस समय लोहा का व्यापक रूप से जो प्रयोग होना शुरू हो गया, महाजनपद में शुरू हो गया। आर्थिक मजबूती इससे आएगा, आर्थिक मजबूती के साथ साथ समाज का भी इसमें ज़्यादा विकास होगा। तो महाजनपद का जो ये सब हम पढ़ रहे हैं, कहाँ से हमें स्रोत प्राप्त हो रहा है? तो ये जो स्रोत प्राप्त हो रहा है ये दो जगह से, एक बौद्ध ग्रंथ से प्राप्त होते हैं और एक जैन ग्रंथ से। बौद्ध और दूसरा जैन, ये दो जगह से हमें प्राप्त होते हैं। बौद्ध ग्रंथ के जो मुख्य ग्रंथ हैं उनमें अंगुत्तर निकाय हैं। अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय यानी कि बौद्ध बहुत सारे रचना की जाती है किताबों की, हर एक दर्शन में किताबों की रचना की जाती है। तो बौद्ध ग्रंथ में भी एक किताब की रचना की गई जिसे अंगुत्तर निकाय, और जैन में भी कुछ किताबों की रचना हुई जिसे भगवती सूत्र के नाम से जानते हैं। भगवती सूत्र। बौद्ध की जो अंगुत्तर निकाय है, यहां से हमें जो महाजनपद है, महाजनपद इस समय की व्याख्या ज्यादा प्राप्त होती है। मतलब अंगुत्तर निकाय महाजनपद की व्याख्या करने में सर्वाधिक प्रामाणिकता मानी जाती है, जिसके कारण बौद्ध ग्रंथ के जो अंगुत्तर निकाय है वो ज़्यादा प्रामाणिकता रखा गया है। हालांकि दोनों जगहों पर इन दोनों की महत्ता बहुत ज़्यादा है, लेकिन अंगुत्तर निकाय की महत्ता ज़्यादा है। इसलिए जब भी महाजनपद से क्वेश्चन आता है कि सर्वाधिक प्रमुख ग्रंथ महाजनपद में कौन सी थी, तो आप ध्यान रखेंगे अंगुत्तर निकाय, यहाँ से महाजनपद के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होता है। दूसरा जो है, इस समय की घटना इसे द्वितीय नगरीकरण की संज्ञा दिया गया है। द्वितीय नगरीकरण की संज्ञा, द्वितीय नगरीकरण, और इसके जो मुख्य कारण रहा वो आर्थिक परिवर्तन। आर्थिक परिवर्तन इसका मुख्य कारण रहा आर्थिक परिवर्तन। मतलब आर्थिक परिवर्तन होने से किसी भी समाज का, वहाँ की राजनीति व्यवस्था भी परिवर्तन हो जाती है, उस समाज की भी परिवर्तन होती है स्थिति में, उस जगह की भौगोलिक परिवर्तन देखने को मिल जाता है। मतलब आर्थिक परिवर्तन एक ऐसा पक्ष है जो पूरी तरह से उस धर्म विशेष, उस जाति को पूरी तरह से प्रभावित करता है। अगर किसी घर में आर्थिक परिवर्तन हो रहा है, आर्थिक परिवर्तन तेजी से हो रहा है, यानी कि उस घर का विकास बहुत तेजी से होगा। आर्थिक परिवर्तन बहुत बड़ा लक्ष्य रखता है। आर्थिक परिवर्तन होने से पूरी तरह से समाज, उस जगह, उस राजनीति प्रभावित होता है। तो द्वितीय नगरीकरण क्यों कहते हैं? क्योंकि आर्थिक परिवर्तन हुआ, और आर्थिक परिवर्तन का जो मुख्य कारण रहा वो क्या रहा? तो यहाँ का जो मुख्य कारण रहा लोहा का प्रयोग।
लोहा का व्यापक स्तर पर प्रयोग, व्यापक स्तर पर प्रयोग, लोहा का व्यापक स्तर पर प्रयोग। इसका मुख्य कारण है, क्यों द्वितीय नगरीय कहते हैं, तो लोहा का व्यापक स्तर पर प्रयोग। अभी लोहा का जो प्रयोग है ये साक्ष्य कहां से प्राप्त हो रहा है, तो लोहा का जो साक्ष्य प्राप्त हो रहा है हमें, ये जो साक्ष्य प्राप्त हो रहा है ये उत्तर प्रदेश का एक जगह है, उत्तर प्रदेश के अतिरंजी खेड़ा, अतिरंजी खेड़ा नामक स्थान से ये लोहा के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। एटा जिला के अतिरंजी खेड़ा नामक स्थान से ये प्राप्त होता है लगभग 1000 बीसी में, 1000 बीसी के आसपास। ये जो जानकारी प्राप्त होता है पूरी समाज को बदल के रख देता है, मतलब ये पूरी तरह से समाज को परिवर्तन करने का काम करता है। महाजनपद में जो मुख्य रूप से चर्चा की गई है मगध पर चर्चा केंद्रित है, और मगध के जो उत्थान का प्रमुख रहा केंद्र, क्योंकि ऐसे तो 16 महाजनपद की चर्चा की गई है, लेकिन 16 महाजनपद में मगध ही ऐसा क्यों महाजनपद बना जो सर्वाधिक विकास किया, तो मगध ही क्यों बना, तो इसके कारण प्रमुख जो कारण रहा, क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ क्षेत्रों को मगध कहा जाता था। उत्तर प्रदेश के दक्षिण वाला भाग, दक्षिण भाग, और बिहार के कुछ भाग मगध को कहा जाता था। यानी मगध कहने का तात्पर्य हुआ कि ये जो क्षेत्र है इस जगह का विकास का प्रमुख कारण। और आपको पता भी होगा कि जो लोहे के बारे में जानकारी प्राप्त हुआ वो हमें कहाँ से प्राप्त हुआ, तो उत्तर प्रदेश से। तो इस जगह में उत्तर प्रदेश यानी मगध का विकास ज्यादा हुआ। मगध के विकास में मुख्य योगदान भी जो रहा यहाँ की राजनीति व्यवस्था को रहा। यहाँ की जो राजनीति व्यवस्था है स्थिर है, ऐसा नहीं कि राजनीति व्यवस्था में बहुत ज्यादा मतलब उतार चढ़ाव हो रहा है। राजनीति व्यवस्था बहुत स्थिर है, क्योंकि इस समय जो प्रमुख शासक हुआ करते थे उनमें जो बिंबिसार का नाम आप रख सकते हैं, बिंबिसार का नाम, इस समय के जो प्रमुख शासक हैं बिंबिसार के बाद अजातशत्रु का नाम रख लीजिए, मतलब प्रमुख वंश अजातशत्रु का नाम रख लीजिए। अजातशत्रु के बाद इनमें जो और प्रमुख रूप से कार्य करने वाले व्यक्ति हुए अशोक भी, और अशोक से एक पहले व्यक्ति कार्य किए जिनका नाम था CGM चंद्रगुप्त मौर्य। ऐसे तो लगभग अनेक वंश यहाँ पर शासन किए, लेकिन उन वंशों में जो महत्वपूर्ण शासक रहे यही लगभग रहे, और इन लोगों के कारण मगध का जो विकास होना था वो पूर्ण रूप से विकास हुआ। आपको जान करके आश्चर्य होंगे कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है, ये जो चंद्रगुप्त मौर्य है इनके शासन में मगध का जो क्षेत्र है ना, वो मगध का क्षेत्र वर्तमान में इराक ईरान वाले एरिया से लेकर के आप नीचे दक्षिण भारत तक, अगर उड़ीसा वाले क्षेत्र को छोड़ दिया जाए तो इन सभी क्षेत्रों में, मतलब जम्मू से कन्याकुमारी और इधर आप चले आएंगे अरुणाचल, इधर यहाँ से लेकर के पूरे ईरान इराक तक के कब्जा था। मतलब एक विस्तृत क्षेत्र पर मगध का कब्जा था इनके शासन। वहीं जब अशोक गद्दी पर बैठते हैं तो अशोक ने इन साम्राज्य को और बढ़ाने का प्रयास किया। जो उड़ीसा वाला कलिंग का क्षेत्र आप देखेंगे तो उड़ीसा के जो कलिंग है उन पर भी अशोक ने विजय प्राप्ति किया। मतलब कहने का यह अर्थ है कि महाजनपद में मगध का उत्कर्ष के जो प्रमुख कारण रहा वो राजनीति व्यवस्था बहुत ही ज्यादा प्रभावित रहा। किसी भी समाज में या किसी भी राज्य का विकास होना है तो वहाँ की राजनीति व्यवस्था स्थिर होनी चाहिए। अगर राजनीति व्यवस्था स्थिर रहेगी तो उस राज्य या उस समाज या उस देश का विकास बहुत ही ज्यादा होगा। लगभग 1970 का दशक, जिस समय राजनीति बहुत ही उथल पुथल थी, उस समय हमारे यहाँ ज़्यादातर विकास हुआ नहीं, लेकिन 1970 के बाद जब राजनीति में स्थिरता कुछ समय के लिए आया तो देखेंगे कि उस समय की परिस्थिति को देखेंगे तो उस समय बहुत ज़्यादा फिर विकास हुआ।
तो राजनीति अगर स्थिर है तो समाज या उस जगह का विशेषता का महत्व बढ़ जाता है, उस जगह या उस राज्य या उस देश का भी विकास बहुत ज्यादा होता है। तो ये राजनीति व्यवस्था है। अब इस जगह को महाजनपद में 16 महाजनपद की चर्चा की गई है, तो 16 महाजनपद को एक एक करके समझते हैं कौन कौन सी महाजनपद है। 16 महाजनपद, और 16 महाजनपद में कुछ फिगर बना करके आप देखेंगे तो इसे आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। हमेशा फिगर से बना करके रखेंगे महाजनपद को, ताकि आपको आसान हो जाए समझने में। भारत का फिगर, और इसमें जो दक्षिण भारत का एक महाजनपद है, वो दक्षिण भारत के जो महाजनपद है उसमें एकमात्र महाजनपद है जिसका नाम है अश्मक। दक्षिण में एकमात्र महाजनपद का विकास हुआ जिसका नाम है अश्मक। वहीं अगर भारत देखा जाए तो भारत से अफगानिस्तान के आसपास एक महाजनपद हुआ और एक पाकिस्तान के क्षेत्र में एक महाजनपद हुआ, यानी भारत से 2 महाजनपद बाहर हैं, जिसे कंबोज और गांधार कहते हैं। कंबोज जिसकी राजधानी हाटक या राजपुर, हाटक या राजपुर, वहीं गांधार जिसकी राजधानी तक्षशिला, तक्षशिला। तो भारत से 2 महाजनपद जो बाहर है जिसका नाम है कंबोज, और कंबोज के बाद गांधार। कंबोज जिसकी राजधानी हाटक या राजपुर, वहीं गांधार जिसकी राजधानी तक्षशिला, गांधार जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। अस्मक की राजधानी, जो अस्मक की राजधानी कभी कभी पूछ लेते हैं कि कौन से वो महाजनपद है जो नर्मदा और गोदावरी के आसपास स्थित थी, तो अस्मक जो है वो नर्मदा और गोदावरी, नर्मदा और गोदावरी के सीमा पर स्थित थी। तो पहला कंबोज, गांधार, अस्मक। राजस्थान के क्षेत्र में, राजस्थान के क्षेत्र में एक महाजनपद का विकास हुआ, उस महाजनपद को कहते हैं मत्स्य, मत्स्य। राजस्थान के क्षेत्र में जो महाजनपद का विकास हुआ उसे मत्स्य महाजनपद कहते हैं। मत्स्य क्यों कहा जाता है? क्योंकि माना जाता है कि राजस्थान की जो क्षेत्र है वो एक समय पानी से भरा हुआ क्षेत्र हुआ करता था, और वहां पर जब पानी की समाप्ति हुई तो पूरी तरह से रेत, और कुछ जगहों से ऐसा साक्ष्य भी प्राप्त हुआ है कि कुछ मछली के जो अवशेष हैं मछली के वो भी प्राप्त हुए हैं। तो मछली को हम लोग मत्स्य के नाम से भी जानते हैं। तो याद करने में आसानी हो जाए कि राजस्थान जो है मत्स्य का क्षेत्र है, राजस्थान मत्स्य का क्षेत्र। क्लियर है। अब आते हैं मध्य प्रदेश के बाद। ये जो मध्य प्रदेश का इलाका है, यहां पर हमें मध्य प्रदेश के इलाका में हमें थोड़ी बहुत गुजरात से सटा हुआ अवंती प्राप्त होगा। तो गुजरात से सटा हुआ हमें अवंती मिलेगा, अवंती। और यहां पे मध्य प्रदेश के मध्य में ही हमें चेदी महाजनपद प्राप्त होंगे। तो यहां पे हमें चेदी महाजनपद प्राप्त होंगे। तो मध्य प्रदेश और गुजरात के आसपास का क्षेत्र में अवंती महाजनपद, और मध्य प्रदेश के मध्य में चेदी महाजनपद, ये ध्यान रखेंगे। अस्मक हो गए, और अस्मक कहाँ है? तो नर्मदा और गोदावरी के मध्य में गांधार, तक्षशिला, और कंबोज, हाटक या राजपुर, इतने महाजनपद को ध्यान रखेंगे। अब यहां से आते हैं, यहां से जो महाजनपद है यूपी के क्षेत्र में एक मिलेंगे कुरु, पांचाल, कौशल, कुरु, पांचाल, कौशल,
यहाँ रख लेंगे, तो इसको बज्जी, फिर बिहार का क्षेत्र, अंग और मल। तो कुरु, पांचाल, कौशल, बज्जी, अंग, मल, ये महाजनपद है। कुरु, पांचाल, कौशल, बज्जी, अंग, मल। इसमें कौन महाजनपद कहाँ है, तो ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो ध्यान रखेंगे। इस महाजनपद में जो हमें मिलता है कुरु, पांचाल, कौशल, ये यूपी का क्षेत्र मिल जाएंगे। बज्जी और अंग, ये बिहार का क्षेत्र मिल जाएंगे। और इधर से आपको ये मगध, यहां से जो महाजनपद है वो मगध मिल जाएंगे। तो ये महाजनपद मगध हो जाएंगे। ये मगध के ऊपर आएंगे तो यहां पे मगध के ऊपर काशी महाजनपद आ जाएंगे, काशी। फिर थोड़ी सी ऊपर आएंगे तो वत्स महाजनपद आ जाएंगे, वत्स, और थोड़ी सी और ऊपर आ जाएंगे तो सुरसेन। मथुरा का इलाका, कृष्ण का इलाका, तो सुरसेन। फिर से एक बार देखेंगे, लगभग महाजनपद क्लियर है। सबसे पहले कंबोज के बाद गांधार, फिर दक्षिण में एकमात्र महाजनपद जिसे अस्मक के नाम से जानते हैं, अस्मक के नाम से। वहीं राजस्थान में आ जाएंगे तो राजस्थान में मत्स्य के नाम से जानेंगे राजस्थान में। वहीं मध्य प्रदेश में आ जाएंगे तो चेदी, और गुजरात से थोड़ा सा सटा हुआ इलाका जिसे अवंती के नाम से जानेंगे, अवंती आ जाएंगे। यहां से शुरू करेंगे तो ये आ जाएगा कुरु, पांचाल, कौशल यूपी का क्षेत्र आ जाएंगे। ये बज्जी, अंग, ये बिहार के, मगध बिहार में आ जाएंगे। और मगध के बाद फिर काशी आ जाएंगे, फिर काशी के बाद वत्स आ जाएंगे, और वत्स के बाद सुरसेन आ जाएंगे। मतलब इस 16 महाजनपद की चर्चा की गई है। 16 महाजनपद। इन 16 महाजनपद में राजधानी भी सबकी अलग अलग है। राजधानी जैसे आपको बता दें, कंबोज की राजधानी हाटक या राजपुर थी, कंबोज की राजधानी हाटक या राजपुर। कांधार जिसकी राजधानी तक्षशिला। अस्मक जो एकमात्र महाजनपद है जो गोदावरी और नर्मदा के आसपास है। मगध जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र पड़ते थे, मगध जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र। कुरु जिसकी राजधानी हस्तिनापुर, तो कुरु की राजधानी हस्तिनापुर, कुरु की राजधानी हस्तिनापुर हुआ करती थी। वहीं सुरसेन मथुरा, इसकी राजधानी मथुरा है, सुरसेन मथुरा, राजधानी मथुरा है। सुरसेन की राजधानी काशी की राजधानी अगर रखेंगे तो बनारस, काशी की राजधानी बनारस आ जाएंगे, काशी की राजधानी बनारस आ जाएंगे। अंग की राजधानी फिर आ जाएंगे चंपा, तो अंग की राजधानी चंपा आ जाएंगे। पांचाल के कामपिल्य हो जाते हैं, तो ये कामपिल्य राजधानी हो जाएंगे, कामपिल्य, पांचाल की राजधानी कामपिल्य। कौशल के श्रावस्ती होते हैं, तो कौशल के श्रावस्ती हो जाएंगे। बज्जी का वैशाली, चेदी के सुक्तिमती, तो चेदी महाजनपद, इसकी राजधानी, ये जो चेदी महाजनपद है इसकी राजधानी सुक्तिमती है, तो चेदी महाजनपद की राजधानी सुक्तिमती, चेदी महाजनपद की राजधानी है। सुरसेन का मथुरा हो गया। मत्स्य का विराटनगर कर लेंगे, तो मत्स्य का जो राजधानी है वो विराटनगर, राजस्थान का क्षेत्र, मत्स्य का विराटनगर। मल्ल का कुशीनगर, तो याद हो जाएगा मल्ल का कुशीनगर, ये मल्ल का कुशीनगर,
यूपी का क्षेत्र, ये मल्ल यूपी का क्षेत्र में पड़ेगा, कुशीनगर। तो ये पूरी तरह से महाजनपद, जो 16 महाजनपद की चर्चा की गई है, एक बार पुनः इसको देखेंगे तो सबसे पहले कंबोज, कंबोज के बाद गांधार, ये 2 महाजनपद जो है जो भारत से बाहर है, जिसकी राजधानी हाटक या राजपुर, और गांधार जिसकी राजधानी तक्षशिला हुआ करती थी। अस्मक एकमात्र महाजनपद जो दक्षिण भारत में स्थित है, जो नर्मदा और गोदावरी के मध्य में स्थित है, नर्मदा और गोदावरी के मध्य में स्थित है। उसके बाद आ जाएंगे राजस्थान के क्षेत्र में, और राजस्थान के क्षेत्र में एकमात्र महाजनपद मिलते हैं जो क्या कहलाएंगे, मत्स्य। और मत्स्य, मत्स्य याद रखेंगे, राजस्थान के क्षेत्र में मत्स्य, जिसकी राजधानी विराटनगर रखी गई थी। यहीं सूरसेन आ जाएंगे, तो सूरसेन जिसकी राजधानी मथुरा है, सूरसेन राजधानी मथुरा। फिर आ जाएंगे काशी, काशी, काशी जिसकी राजधानी बनारस। फिर आ जाएं इधर मगध, मगध की राजधानी पाटलिपुत्र या राजगिरी या गिरिब्रज के नाम से जानते थे। फिर मल्ल आ जाएंगे, मल्ल के कुशीनगर, अंग के चंपा, बज्जी, कौशल, काम्पिल्य, पांचाल, कौशल, श्रावस्ती, पांचाल, काम्पिल और कुरु, हस्तिनापुर। ये ध्यान रखेंगे तो आपको लगभग चेदी महाजनपद का सुक्तिमती। कुछ कुछ महाजनपद थोड़ी सी याद करने में कठिन होती है, बाकी महाजनपद को आसानी से याद कर लिया जाता है। ये हमें स्रोत कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं, ये हमें स्रोत भगवती सूत्र या फिर अंगुत्तर निकाय, तो अंगुत्तर निकाय से हमें स्रोत प्राप्त हो रहे हैं, अंगुत्तर निकाय से, इस जगह से हमें ये स्रोत देखने को मिलता है। इसके बाद यहाँ पे कुछ शासक भी कार्यरत थे, शासक, और इन शासकों में जो सबसे पहले बातचीत आता है हर्यक वंश, हर्यक वंश। इन शासकों में सबसे पहले जो बातचीत आता है वो आता है यहाँ पर हर्यक वंश का, और हर्यक वंश के बाद फिर यहाँ पे जो शासक का बातचीत होगा वो फिर आ जाएंगे शिशुनाग वंश। तो हर्यक वंश, उसके बाद शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश, और नंद वंश के बाद मौर्य वंश। सबसे पहले यहाँ पर शासक को याद रखेंगे, कितने शासकों ने या कितने वंशों ने शासन किया, तो सबसे पहले हर्यक वंश, हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश, और नंद वंश के बाद मौर्य वंश। ये शासक यहाँ पर कार्यरत थे, और इन सभी शासकों ने बहुत अच्छे तरीका से यहाँ पर रहने और समझने का कार्य किया। यहाँ जो हर्यक वंश है, हर्यक वंश में कौन कौन से शासक हुए, तो हर्यक वंश, हमें सबसे पहले शासक का नाम अगर याद हो जाएगा तो वंश समझने में आसानी हो जाएगी, वंश याद हो जाएगा तो शासक समझने में आसानी हो जाएगा कि कौन से शासक किस वंश से संबंधित हैं। तो सबसे पहले हर्यक, हर्यक के बाद शिशुनाग, शिशुनाग के बाद नंद, और नंद के बाद मौर्य, इस शासक का क्रम है। हर्यक वंश में जो पहला प्रतापी शासक हुए जिनका नाम है बिंबिसार, बिंबिसार, बिंबिसार। यहाँ के जो दूसरे प्रतापी शासक हुए उनका नाम है अजातशत्रु, अजातशत्रु। ध्यान रखेंगे हर्यक वंश को पृतहंता वंश के नाम से भी जानते हैं, पृतहंता, पृतहंता वंश। क्यों ऐसा कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो शासक हैं अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठते हैं। जो अजातशत्रु है, अजातशत्रु के बाद जो गद्दी पर बैठने वाला व्यक्ति है उसका नाम है उदयन, उदयन। इसके बाद गद्दी पर बैठेंगे अनिरुद्ध, अनिरुद्ध, अनिरुद्ध के बाद गद्दी पर बैठते हैं मुंडक, और मुंडक के बाद गद्दी पर बैठते हैं नागदशक, नागदशक। तो याद हो जाएगा सबसे पहले किस वंश की चर्चा है, तो सबसे पहले हर्यक वंश, और हर्यक वंश में कौन कौन से शासक आते हैं, तो हर्यक वंश जिसे पृतहंता वंश के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर जो शासक आने वाले हैं, प्रथम क्रम के जो शासक हैं बिंबिसार, बिंबिसार के बाद अजातशत्रु आएंगे, अजातशत्रु के बाद उदयन आएंगे, उदयन के बाद अनिरुद्ध आएंगे, अनिरुद्ध के बाद मुंडक आएंगे, और मुंडक के बाद नागदशक। नागदशक का ही एक मंत्री था, महामंत्री जिसे कह सकते हैं शिशुनाग, और शिशुनाग ने क्या किया,
नागदशक की हत्या कर दिया और शिशुनाग वंश की स्थापना किया। तो नागदशक की हत्या करने वाला व्यक्ति कौन है? शिशुनाग। और किस वंश को स्थापित करेगा? तो शिशुनाग वंश को स्थापित करेगा। नागदशक कौन है? तो हर्यक वंश का अंतिम शासक है। हर्यक वंश का अंतिम शासक है, जिसकी हत्या उसके महामंत्री के द्वारा किया गया। जो कौन था महामंत्री? तो शिशुनाग था और शिशुनाग वंश की स्थापना करता है। तो याद रखेंगे। इसके बाद आ जाएंगे शिशुनाग वंश। दूसरा वंश है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश। और शिशुनाग में जो पहला शासक हुए वो खुद शिशुनाग हुए, यानी खुद नागदशक को हत्या करेंगे तो शिशुनाग वंश की स्थापना किया और अपने ही पहला गद्दी पर बैठने वाले व्यक्ति बने। तो पहला इसमें शासक हुए शिशुनाग। और शिशुनाग के बाद जो गद्दी पर बैठे थे उनका नाम था कालाशोक। कालाशोक। कालाशोक को दूसरा नाम काकवर्ण भी कहा जाता है। कालाशोक का दूसरा नाम काकवर्ण भी कहा जाता है। तो शिशुनाग और कालाशोक, शिशुनाग और कालाशोक याद रखेंगे। और इन्हीं में से फिर एक नए वंश का तीसरा जो उदय होगा उसे कहते हैं नंदवंश। 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 और नंदवंश में जो सबसे प्रमुख शासक हुए, नंदवंश को जो स्थापित करने का कार्य किए, उनका नाम था महानंदिन। महानंदिन। महानंदिन के बाद इसमें जो शासक आए महापदनंद। महापदनंद के बाद इसमें जो आने वाले शासक हुए वो घनानंद हुए। घनानंद। और घनानंद की या धनानंद जो भी इनका नाम है, धनानंद या घनानंद, तो इनको हत्या करके एक नए वंश फिर से आ जाएंगे और उनका नाम होगा मौर्य वंश। मौर्य वंश। धनानंद वही है जिन्होंने लगभग 123 प्रकार के टैक्स जनता पर लगाए हुए थे। बहुत ही क्रूर शासक के रूप में माने जाते हैं अपने मगध साम्राज्य की। तो बहुत ही क्रूर शासक जो एक तरह से कार्य किए। और इन्हीं को हत्या करेंगे कौन? चंद्रगुप्त मौर्य, जो चाणक्य की सहायता से। तो एक नए वंश का उदय होगा जिसे मौर्य वंश कहेंगे। और मौर्य वंश में जो कुछ शासक होंगे उन शासक का नाम आप ध्यान रखेंगे। तो मौर्य वंश के जो प्रमुख शासक हुए इनमें सबसे पहले आएंगे चंद्रगुप्त मौर्य। CGM, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो गद्दी पर बैठने वाले हैं बिंदुसार। 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 आप एक बात को ध्यान रखेंगे, ये बिंबिसार थे, ये बिंबिसार थे, ये बिंबिसार हैं। और ये जो हैं ये बिंदुसार हैं। तो बिंदुसार हैं। इनके पीछे भी कुछ कहानियां हैं। मानी जाती है ऐसे कि जब चंद्रगुप्त मौर्य अपने पत्नी के साथ खाना खा रहे थे तो उस खाने में जहर मिलाया जाता था, जो चाणक्य के द्वारा मिलाया जाता था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि उस जो जहर की मात्रा थी वो ज़्यादा बढ़ते चले गया और उनकी पत्नी की मौत हो गई और बिंदुसार बच गए। तो उनके शरीर पर एक बिंदु के समान आकृति आ गया, जिसके कारण उन्हें बिंदुसार के नाम से जाना गया। तो चंद्रगुप्त मौर्य ये पहला शासक बने और बिंदुसार। इसके बाद जो गद्दी पर बैठने वाले आए वो जाने गए महान के नाम से, जिन्हें अशोक कहा गया। अशोक। तो अशोक महान ये शासक यहाँ पर कार्यरत थे। इसके बाद भी कुछ शासक आए, तो उतने शासक नहीं है, लेकिन फिर बृहद्रथ अंतिम शासक किसके आएंगे? इनके जो अंतिम शासक आएंगे बृहद्रथ। बृहद्रथ। और उनको हत्या करके फिर आ जाएंगे मौर्योत्तर काल में विदेशी आक्रांता, यानी विदेशी शासक का आगमन हो जाएगा। तो एक एक करके शासक को फिर से याद कर लेते हैं, क्योंकि शासक याद रहेंगे तो आसानी से आपको बन जाएंगे। कुल 4 शासकों ने यहाँ पर कार्य किया, जिसमें हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंदवंश और मौर्य वंश। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंदवंश और मौर्य वंश। इससे पहले कुछ वैदिक संस्कृति चर्चा में, वैदिक ग्रंथों में चर्चा मिलती है बृहद्रथ वंश की।
बृहद्रथ वंश की, जो ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है। तो मगध पर अगर पहला वंश जो शासन करने वाला है वो बृहद्रथ वंश है, लेकिन जानकारी का अभाव है। बृहद्रथ वंश ज़्यादा समय तक कार्य नहीं किया। तो हर्यक वंश, और हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश, और उसके बाद नंद वंश, और उसके बाद मौर्य वंश। हर्यक वंश के जो शासक हुए उनमें सबसे जो प्रतापी शासक हुए बिंबिसार। बिंबिसार के बाद उसमें जो हुए प्रतापी शासक, उसका नाम हम लोग जानते हैं अजातशत्रु। अजातशत्रु के बाद अनिरुद्ध, उदयन आ जाएंगे। उदयन के बाद अनिरुद्ध, अनिरुद्ध के बाद मुंडक, और मुंडक के बाद नाग दक्षक। फिर शिशुनाग आ जाएंगे, और शिशुनाग में शिशुनाग खुद पहला शासक, फिर कालाशोक, इन्हीं को काकवर्ण के नाम से भी जानते हैं। और इसके बाद जो आ जाएंगे नंदवंश। नंदवंश महानंदिन, महापदनंद, धनानंद, और फिर धनानंद की हत्या करके मौर्य साम्राज्य की नींव रखी जाएगी। और इसमें चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, और अंतिम शासक जो आएंगे वो बृहद्रथ आएंगे। एक एक करके शासकों को समझते हैं। तो हर्यक वंश, और हर्यक वंश में जो पहला शासक है उनका नाम है बिंबिसार। बिंबिसार याद रखेंगे, इसमें जो पहला शासक है उनका नाम है बिंबिसार। इन्हें मत्स्य पुराण में क्षेत्रोजेजस, मत्स्य पुराण में क्षेत्रोजोजस, मत्स्य पुराण में इनका जो अन्य नाम है, मत्स्य पुराण में क्षेत्रोजोजस, क्षेत्रोजोजस के नाम से जाना जाता है। अन्य नाम एक और इनके नाम है, एक और इनका जो नाम रखा जाता है श्रोणिक कहा जाता है। इनका एक और नाम है श्रोणिक। श्रोणिक। तो इनके दो नाम याद रखेंगे। इनके अन्य नाम क्या है बिंबिसार के, क्षेत्रोजोजस और श्रोणिक के नाम से ये जाने जाते हैं। इन्होंने अपनी जो राजधानी बनाया तो इनकी राजधानी राजगिरी हुआ करती थी। राजधानी राजगिरी या गिरिब्रज भी कहा जाता था। गिरिब्रज या राजगिरी, जो 5 पहाड़ों से घिरा हुआ क्षेत्र था। 5 पहाड़ों से घिरा हुआ क्षेत्र था। राजधानी राजगिरी को क्यों स्थापित कर रहे हैं? तो एक तरह से घिरा हुआ क्षेत्र और बाह्य आक्रमण का जो डर हुआ करता था उस समय के राजाओं को, इसके कारण इन्होंने राजधानी को राजगिरी। प्रमुख इनके जो विस्तार करने का उद्देश्य रहा, यानी साम्राज्य विस्तार करने का जो इनका उद्देश्य रहा, उन 3 नीति का अनुसरण किए। इन्होंने जो नीति बनाया साम्राज्य विस्तार करने को लेकर के, तो साम्राज्य विस्तार करने को लेकर के इन्होंने वैवाहिक नीति, बहुत ज़्यादा फेमस है बिंबिसार की वैवाहिक नीति। दूसरा साम्राज्य विस्तार नीति, और तीसरा कूटनीतिक। इन्होंने साम्राज्य विस्तार करने के लिए 3 प्रकार से नीति को बनाया। वैवाहिक, साम्राज्य विस्तार नीति, मैत्री नीति जिसको कहते हैं, और कूटनीतिक। वैवाहिक नीति में इनकी जो चर्चा की जाती है, लगभग 500 विवाह की चर्चा की जाती है। यानी बिंबिसार के कितने पत्नी थे? 500। लेकिन मुख्य रूप से इनकी 2 पत्नी का चर्चा किया गया है। जो महाकोशला, कौशल नरेश, कौशल जो महाजनपद है उससे वहाँ के जो कौशल नरेश जो प्रसेनजित हुआ करते थे, उनकी एक बहन थी जिनका नाम था महाकोशला। तो इनकी 2 विवाह बहुत ज़्यादा फेमस है, कौशल नरेश की प्रसेनजित की बहन महाकोशला। तो इनका जो वैवाहिक संबंध बना कौशल के नरेश, कौशल नरेश, कौशल नरेश, प्रसेनजित, प्रसेनजित, जिनकी बहन कौन थी? बहन महाकोशला थी, महाकोशला। इनसे इन्होंने संबंध स्थापित किया। ठीक है। दूसरा इसने क्या किया कि बज्जी के नरेश थे जिनके चेटक की पुत्री चेलम्मा। तो बज्जी नरेश चेटक और उनकी पुत्री का नाम चेलम्मा। तो बज्जी से इन्होंने दूसरा संबंध बनाया। चेटक की पुत्री कौन थी? चेलम्मा। इनसे इन्होंने संबंध बनाया।
तो ध्यान रखें कि इनके जो वैवाहिक नीति है, लगभग 500 विवाह की चर्चा की गई है जो अंगुत्तरनिका है, लेकिन उनमें जो सबसे प्रमुख विवाह इनका है उसमें 2 विवाह की चर्चा ज़्यादा किया गया है। एक तो कौशल नरेश जो प्रसेनजित हैं उस समय कौशल महाजनपद का, और उनकी जो बहन है महाकोशला, उनसे विवाह किया गया। और दूसरा जो बज्जी महाजनपद है, जो बज्जी महाजनपद है वहाँ, तो एक कौशल, ये मगध है, देखिए मगध और एक कौशल, यहाँ से संबंध स्थापित हुए। और दूसरा एक बज्जी से संबंध स्थापित हुए, यहाँ से चेटक की पुत्री चेलम्मा, और कौशल नरेश के जो प्रसेनजित के बहन थी महाकोशला, उनसे वैवाहिक संबंध इनका बना। ये 2 इनका वैवाहिक नीति बहुत ही अच्छा रहता है। युद्ध नीति के माध्यम से अंग महाजनपद को अपने साम्राज्य में मिलाते हैं, और इन्होंने जो युद्ध किया वो कहाँ से किया, तो अंग महाजनपद को, और ये आपका अंग महाजनपद, तो यहाँ से इन्होंने संबंध स्थापित किया। तो आप ध्यान से देखेंगे 3 महाजनपद के साथ इनका संबंध बहुत बेहतर रहा, यानी मगध का जो मजबूत होने का कारण बना, उसमें मगध ऐसे ही नहीं मजबूत बना, इन्होंने कौशल के साथ संबंध स्थापित किया, बज्जी के साथ संबंध स्थापित किया, और अंग को अपने साम्राज्य में मिलाया। मैत्री नीति यानी जो कूटनीतिक नीति है, उनमें अवंती के नरेश को उस समय, ये जो अवंती आप देख रहे हैं, गुजरात वाला इलाका, मध्य प्रदेश और गुजरात का छोटा सा इलाका, अवंती के नरेश को उस समय पीलिया की बीमारी हो गई थी, और उसको ठीक करने के लिए अपने दरबार के, उस समय इनके दरबार में एक प्रमुख वैद्य हुआ करते थे जिनका नाम था जीवक। तो अवंती के नरेश जिनका नाम है चंडप्रघोत, अवंती के नरेश जिनका नाम है चंडप्रघोत, और उनको जब पीलिया का बीमारी हुआ तो ये अपने दरबार से जीवक नामक वैद्य को भेजा था। कहाँ? अवंती को। तो यहां से इन्होंने अवंती भेजा जीवक को भेजा था। और इससे इनका रिलेशन यहाँ पर मजबूत बना। यानी बिंबिसार ने कहाँ कहाँ अपना साम्राज्य विस्तार किया, तो ध्यान से देखेंगे तो बिंबिसार ने कौशल से वैवाहिक संबंध स्थापित किया, उसके बाद बज्जी से इन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किया, और अंग को साम्राज्य विस्तार नीति के तहत मिलाया। वही मैत्री संबंध किससे स्थापित कर रहे हैं, तो अवंती से स्थापित कर रहे हैं मैत्री संबंध। और मैत्री संबंध यहाँ अवंती के उस समय शासक चंडप्रघोत, याद रखेंगे चंडप्रघोत, ये चंडप्रघोत को उस समय पीलिया की बीमारी, जॉन्डिस की बीमारी हो गई थी, तो जिसे ठीक करने के लिए इन्होंने अपने दरबार से एक वैद्य को भेजा था जिसका नाम था जीवक। तो यहां से इन्होंने संबंध को स्थापित किया, यानी लगभग 4 महाजनपद के साथ इनका संबंध बना रहा। बहुत ही अच्छे जीवन इनका चला। लेकिन जीवन में ब्रेक कब लगा, क्योंकि जीवन में ब्रेक भी इनके शासन में आता है। तो जीवन में जो ब्रेक लगा वो किसके कारण लगा, तो इनके जो पुत्र हैं अजातशत्रु ने क्या किया कि अपने पिता को हत्या किया, या अपने पिता की हत्या किया, और गद्दी पर खुद बैठा। यानी गद्दी किसके हाथ में आ गया, गद्दी अजातशत्रु के हाथ में आ गया। अजातशत्रु जब गद्दी पर बैठा, इसलिए इस वंश को प्रीतहंता वंश कहा जाता है, क्योंकि पिता की हत्या करने का इसमें रीति रिवाज चलते रहेगा। तो अजातशत्रु जब गद्दी पर बैठा, तो याद रखेंगे जब बिंबिसार गद्दी पर था तो राजधानी कहाँ बनाया था, राजगिरी को। लेकिन जब अजातशत्रु पर गद्दी पर बैठेगा तो राजधानी तो राजगिरी रहेगा ही रहेगा, लेकिन इसने कुछ और अच्छा कार्य करेगा। और उस अच्छे कार्य में क्या करेगा कि इसने राजधानी के बाहर अपने साम्राज्य को मजबूती करने के लिए पाटलिपुत्र में छावनी की स्थापना, सैनिक छावनी की स्थापना करवाएगा। दानापुर के आसपास इसने सैनिक छावनी का स्थापना करवाया पाटलिपुत्र में। क्यों ऐसा ये कर रहा है, तो इसके पीछे बैकग्राउंड ये है, आप समझिएगा। जैसे बिंबिसार यहाँ पे गद्दी पर बैठा हुआ था, तो बिंबिसार जब गद्दी पर बैठा हुआ तो यहाँ अंग से भी इसका संपर्क अच्छा है, बज्जी से भी और कौशल से भी है। कौशल यूपी का क्षेत्र, लेकिन ये जो बज्जी है और ये जो अंग है ये तो बिहार का क्षेत्र।
और इसे डर था कि जब हम पिता के हत्या किए हैं तो हो सकता है कि ये जो अंग और बज्जी है, क्योंकि नानी घर इसका हो जाएगा, तो ये जो दो जगह है यहां से हमें अटैक की संभावना बन सकता है। तो अपने स्वयं को तो क्या किया, राजगिरी में दुर्गीकरण करवा लिया, स्वयं को राजगिरी पर बैठा लिया, यानी स्वयं कहां पहुंच गया, राजगिरी, और राजगिरी को दुर्गीकरण करवाया, राजगिरी को दुर्गीकरण, चारों तरफ से घिरवा दिया राजगिरी को। और दूसरा इसने क्या काम किया, तो सोन नदी के किनारे यानी लगभग दानापुर के आसपास गंगा नदी के किनारे इन्होंने क्या किया, इन्होंने सैनिक छावनी का स्थापना करवाया। तो सैनिक छावनी की स्थापना, सैनिक छावनी की स्थापना करवाया गंगा के आसपास दानापुर में। ऐसा क्यों कर रहा है, अटैक होने से बचने के लिए। यानी पहला वो शासक है जिसने पाटलिपुत्र को राजनीतिक महत्व को समझा था। इससे पहले पाटलिपुत्र के बारे में जानकारी या पाटलिपुत्र के बारे में कोई ठोस जानकारी किसी शासक ने नहीं बढ़ाया, लेकिन ये पहला शासक बना अजातशत्रु जिसने पाटलिपुत्र के राजनीतिक महत्व को समझा। ये राजनीतिक महत्व का मतलब, क्योंकि यहाँ से जो आक्रमण होने वाला है वो पहले इसके छावनी की ओर आएगा और उस छावनी से जो लोग होंगे वो मुकाबला करेंगे और एक तरह से ये अपने आप को सुरक्षित स्थापित कर पाएगा। ये अजातशत्रु का साम्राज्य विस्तार का नीति था। तो इन्होंने बहुत अच्छा कार्य कर रहे थे। इसका जो कुछ जगहों पर जो चर्चा आती है, तो साम्राज्य विस्तार में उपनाम आप ध्यान रखेंगे, तो उपनाम इसका कुनिक है। अजातशत्रु का उपनाम कुनिक भी रखा जाता है। अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके सिंहासन पर बैठा था। अवंती महाजनपद के भय से राजगिरी का दुर्गीकरण करवा लिया। अजातशत्रु पहला शासक था जिसने पाटलिपुत्र के राजनीतिक महत्व को समझा। अब इसके शासन में एक और बहुत बड़ा घटना होता है। वो जो घटना होता है, आप ध्यान रखेंगे, महात्मा बुद्ध का चल रहा है ये समय, और महात्मा बुद्ध के जो मृत्यु का जो समय है उससे जब अजातशत्रु गद्दी पर बैठा है तो महापरिनिर्वाण कहा जाता था, उनके मृत्यु को महापरिनिर्वाण। और जब अजातशत्रु गद्दी पर बैठा तो लगभग 8वें वर्ष में इन्होंने राजगृह में उनका महापरिनिर्वाण का प्रथम अध्याय जोड़ा। मतलब महात्मा बुद्ध के सतकर्णी गुफा में, महात्मा बुद्ध के जो महानिवारण थी, तो उस राजगृह के सतकर्णी गुफा में अजातशत्रु ने पहली बौद्ध संगीति का आयोजन किया। यानी अजातशत्रु के शासन में क्या हुआ, तो अजातशत्रु जब गद्दी पर बैठा तो 8वें वर्ष इन्होंने क्या किया, महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण, महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण कहाँ करवाया, राजगृह में, जिसे राजगृह के सप्तकर्णी गुफा में। और ये प्रथम बौद्ध संगीति के नाम से जाना गया, प्रथम बौद्ध संगीति के नाम से, प्रथम बौद्ध संगीति के नाम से जाना गया। इसका मतलब हुआ कि पहली बार अजातशत्रु ने महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु हुआ था उनके उपरांत इन्होंने क्या किया, उनकी संगीति का आयोजन करवाया। तो प्रथम बौद्ध संगीति के नाम से भी इसे जानते हैं। इनके समय जो प्रमुख, जैसे आप चाणक्य के समय देखे होंगे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय, तो उनके समय में एक व्यक्ति प्रमुख जो कूटनीतिज्ञ भी थे, उनके मंत्री भी थे, जिनका नाम चाणक्य था। तो इनके समय जो कूटनीतिज्ञ का काम करते थे उनका नाम था वत्सकर। ये प्रमुख कूटनीतिज्ञ थे। ये कूटनीतिज्ञ में माहिर थे, वत्सकर, याद रखेंगे। इन्होंने दो चीज को और काम किया, एक रथमुशल और महाशिलाकंटक, ये दो चीजों का इन्होंने बज्जी को जीतने के लिए किया था। तो बज्जी कहाँ है, आप ध्यान देंगे तो बज्जी से समझ में आ जाएगा। बज्जी देखिए, बज्जी से क्या हुआ कि विद्रोह हुआ।
क्योंकि इनका संबंध था वहां पर बिंबिसार का। तो जो बज्जी से विद्रोह हुआ तो इन्होंने क्या किया, जो अजात शत्रु है, ये जो बज्जी है, ये मगध, तो मगध और बज्जी के बीच में संबंध था बिंबिसार के समय। तो बज्जी से जब विद्रोह हुआ तो इन्होंने रथ मुसल और महाशिला कंटक नाम के, याद रखेंगे, रथ मुसल और महाशिला कंटक, रथ मुसल और महाशिला कंटक नामक हथियार का प्रयोग किया। ये रथ मुसल क्या होते थे, तो ये दरवाजा तोड़ने का एक तरह से काम करते थे। कहीं भी जब आक्रमण करे तो उसके दरवाजा को तोड़ने का काम। और महाशिला कंटक पत्थर तोड़ने वाला था, पत्थर फेंकने वाला, पत्थर फेंकने वाला, फेंकने वाला, पत्थर फेंकने वाला था। तो रथ मुसल और महाशिला कंटक का प्रयोग बज्जी को जीतने के लिए किया था। किस जगह को जीतने के लिए किया था, तो बज्जी को जीतने के लिए इन्होंने उपयोग किया था रथ मुसल और महाशिला कंटक को। इसके बाद गद्दी पर जो बैठने वाले हैं जिनका नाम है उदाइन, तो याद रखेंगे ये अजात शत्रु, अजात शत्रु के बाद जो गद्दी पर बैठने वाले व्यक्ति हैं उनका नाम है उदाइन, उदाइन, उदाइन। और उदाइन वो पहला शासक है जिन्होंने पाटलिपुत्र की राजधानी बनाया गया, यानी पाटलिपुत्र को राजधानी बनाने वाला पहला शासक जिसका नाम क्या है, उदाइन, पहला शासक, शासक जिसने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया, पहला शासक इन्हें उदयन। ये बहुत ही सरल स्वभाव का व्यक्ति था, इसलिए जैन और बौद्ध दोनों को संरक्षण भी प्रदान किया था। मतलब बहुत ही उनके जो अनुयायी थे बौद्ध और जैनों के, उनके संरक्षण भी प्रदान किया था, यानी उनको रहने सहने का स्थान भी दिया था। तो अनुयायी इनके जो हैं ये उदार किस्म के व्यक्ति हैं, उदार प्रवृत्ति के व्यक्ति। कहां से प्राप्त होता है, तो बौद्ध और जैन को संरक्षण दिया, इसके कारण इन्हें उदार प्रवृत्ति के व्यक्ति के रूप में भी जाना जाता है। और इसके बाद जो शासक आए उन्होंने उतनी योग्यता नहीं थी, उतनी जो उन्होंने कोई कार्य नहीं किया जिनके कारण उन्हें इतिहास में नाम रखा जाए। इनके बाद जो अंतिम आते हैं नागदशक, अंतिम शासक जो गद्दी पर बैठते हैं उनका नाम है नागदशक, नागदशक, नागदशक। और नागदशक जब गद्दी पर बैठते हैं तो ये एक तरह से हर्यक वंश का अंतिम शासक के रूप में भी कह सकते हैं। तो हर्यक वंश का अंतिम शासक, क्योंकि अनिरुद्ध और मुंडक को ऐसा कोई कार्य नहीं किए जिनके कारण उन्हें इतिहास में नाम रखा जाए, तो हर्यक वंश का अंतिम शासक ये हैं। इतिहास में उन्हें ही नाम रखा जाता है जो कुछ कार्य करते हैं, अंतिम शासक। और इन्होंने क्या किया, शिशुनाग की हत्या कर दिया। तो ये हत्या कर दिए नागदशक, और नागदशक ने शिशुनाग नामक इनके दरबारी थे, नागदशक के दरबारी या अमात्य कह सकते हैं, अमात्य, जिन्होंने क्या किया, नागदशक की हत्या कर दिया। यानी नागदशक की हत्या कर दिया, और नागदशक की हत्या करके एक नए वंश को स्थापित किया जिन्हें कहा गया शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश, एक नए वंश की स्थापना हुआ जिन्हें कहा गया शिशुनाग वंश। तो एक तरह से हर्यक वंश आपको क्लियर हो गए होंगे। तो आते हैं फिर पीछे से देख लेते हैं स्रोत कहां से है महाजनपद के बारे में। तो बौद्ध के अंगुत्तर निकाय और जैन के भगवती सूत्र से द्वितीय नगरीकरण की भी संज्ञा इसे कहा गया। क्यों कहा गया, लोहे जैसे चीजों का व्यापक प्रयोग। और साक्ष्य कहां से प्राप्त होता है लोहा का, सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश एटा जिला के अतिरंजी खेड़ा नामक स्थान से, जो 1000 ईसा पूर्व में प्राप्त हुआ था। मगध उदय होने का जो प्रमुख कारण है, यहाँ की राजनीति व्यवस्था बहुत ज्यादा ही मजबूत थी, भौगोलिक स्थिति भी बहुत अच्छी थी,
समाज भी बहुत बेहतरीन थे, तो इसके कारण मगध का उत्कर्ष बहुत अच्छे तरीका से होता है। 16 महाजनपद की जो चर्चा की गई है, जिसमें प्रमुख महाजनपद इस तरह से थे। इसके बाद यहाँ के जो शासक हुए, इन शासकों में जो प्रमुख शासक हैं, सबसे पहले बृहद्रथ वंश की चर्चा मिलती है पुराणों में, लेकिन उनकी ज़्यादा चर्चा वहाँ पे दिखाई नहीं दिया। लेकिन हर्यक वंश से निरंतर चर्चा प्राप्त होती है। तो हर्यक वंश, उसके बाद शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश और फिर मौर्य वंश का शासन रहता है। हर्यक वंश में भी प्रमुख शासक हुए। उन शासकों का जो क्रम है, बिंबिसार पहला, अजातशत्रु, उदयन, अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक। इस वंश को प्रीतहंता वंश के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले इसमें जो गद्दी पर बैठने वाले व्यक्ति हैं, उनका नाम क्या है? तो बिंबिसार गद्दी पर बैठने वाले व्यक्ति हैं। और बिंबिसार ने अपने साम्राज्य विस्तार करने के उद्देश्य से जो नीति अपनाया, उसमें 3 प्रमुख नीति है। एक तो वैवाहिक नीति, साम्राज्य विस्तार नीति और मैत्री नीति जिसे कह सकते हैं। वैवाहिक नीति के से इन्होंने कौशल को अपना साम्राज्य में मिलाया, उसके बाद बज्जी को अपने साम्राज्य में मिलाया। वहीं कूटनीतिक नीति से इन्होंने दूसरे जगह क्षेत्रों को अपने साम्राज्य में मिलाया। राजधानी इन्होंने राजगृह स्थापित किया। इनका अन्य जो नाम है क्षेत्रोजस या सुनोनिक शब्द कहा जाता है। इनके हत्या करके गद्दी पर बैठने वाला व्यक्ति था अजातशत्रु, और अजातशत्रु ने पूरी अच्छी तरीका से अपने साम्राज्य को मजबूत किया। बौद्ध धर्म के अनुयायी ये भी प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया राजगृह में ही। 8वें वर्ष में प्रथम बौद्ध संगीति। इनके समय एक प्रमुख कूटनीतिज्ञ थे जिनका नाम वत्सकर था। याद रखेंगे, इनका नाम वत्सकर था। अजातशत्रु ने वज्जी के खिलाफ रथ, मुसल और महाशिलाकंटक नामक जो हथियार है उनका प्रयोग किया। एक दरवाजा तोड़ने और एक पत्थर फेंकने में माहिर होता था। इसके बाद जो गद्दी पर बैठने वाले व्यक्ति हैं, उनका नाम उदयन है, पहला शासक जिन्होंने, इनके बारे में याद रखेंगे, उदयन पहला शासक है जिन्होंने पाटलिपुत्र को अपना राजधानी बनाया। उदार प्रवृत्ति होने के कारण, क्योंकि बौद्ध और जैन दोनों को संरक्षण किए, और इसी में एक अंतिम जो शासक बन जाएंगे वो नागदशक। और इनके जो महामात्य थे शिशुनाग, और शिशुनाग ने नागदशक की हत्या कर दिया और एक तरह से शिशुनाग वंश की स्थापना किया। शिशुनाग वंश की स्थापना किया। यहां तक सभी लोग ध्यान से इसको याद करेंगे, लिखेंगे, और इसके बाद की जो क्लास होगी अगले कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर भी जरूर करिए।